डियर स्टूडेंट्स, मैं जो टॉपिक आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है आपका स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जो आपका मिडवाइफरी का 20 यूनिट्स का टॉपिक है। ठीक है, इसी आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको पूरा लिखा दिया गया है। इसमें से सिर्फ कुछ टॉपिक जो है वो आपका रह गया था, वो मैं आज पूरा कर दे रही हूँ। ठीक है, इसमें से जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए आवश्यकताएं, है ना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे समाज में कोई भी अविवाहित महिला है या तलाकशुदा महिला है और विधवा महिला है, तो समाज में उसको उचित स्थान नहीं दिया जाता है, उसको उतना सम्मान नहीं दिया जाता है अगर कोई भी लड़की अकेली है तो, है ना। यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठाया जाता है। और जो विधवा महिलाएं होती हैं उनका जीवन तो और भी कष्ट में होता है, उनकी जो स्थिति होती है और भी दयनीय होती है। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी विधवा महिला है तो उन्हें शुभ कार्य में आना वर्जित होता है, उन्हें सजना संवरना मना होता है। यहाँ तक कि अगर कोई घर में शुभ कार्य हो रहा है तो उनको वहाँ पे रहना भी मना ही होता है। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ कुछ जगह में तो ऐसा भी होता है कि जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं उस लड़की को कारण मानते हैं उसके पति की मृत्यु का, कि इसकी वजह से ही उसके पति की मृत्यु हुई है। तो जो उसका जीवन होता है वो काफ़ी कष्ट में हो जाता है। कभी कभी तो कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि उनको शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए हमारे समाज ने बहुत सारे कुछ कानून बनाए हैं जिससे कि उनको इन सारे मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जिसमें से जो कुछ कानून है महिलाओं के लिए वो है, पहला कानून है हमारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ठीक है, कि आप सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था कि बाल विवाह, अगर लड़की छोटी है, 7 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, 12 साल की है, तो उसकी शादी कर देते थे। ठीक है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना 1929 में। 1929 में ये अधिनियम बनाया गया कि कोई भी लड़की का बाल विवाह नहीं होगा, उसके लिए भी एक न्यूनतम आयु का सीमित किया गया। ठीक है, जिसमें से और पर ये जो एक्शन में आया 1930 में, एक्शन में आया, एक्शन मतलब ये कि 1930 में इसको पूरी तरह से माना गया है। इसमें जो लड़कियों की उम्र, इसमें न्यूनतम जो आयु है वो 14 वर्ष होना चाहिए। जो विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो कितना होना चाहिए, 14 ईयर्स, मतलब 14 वर्ष की। और लड़के की जो शादी की उम्र होनी चाहिए विवाह योग्य, वो माना गया था 18 वर्ष। ठीक है, पर फिर भी इसमें भी आगे चल के फिर इसमें संशोधन हुआ। संशोधन ये हुआ कि जो लड़की की उम्र विवाह के लिए निर्धारित किया गया वो था 18 वर्ष और लड़कों के लिए था 21 वर्ष। अगर 18 वर्ष के कम लड़की, अगर कम एज में लड़कियों की शादी होती है तो वो बाल विवाह की कैटेगरी में आता है। अगर कोई भी लड़के की शादी 21 वर्ष के कम उम्र में होता है, 21 वर्ष से कम में होता है, तो वो बाल विवाह की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कानून है वो था खनन कानून। खनन कानून मतलब ये होता है कि खनन कानून का मतलब ये होता है कि जो महिलाएं हैं जहाँ पे खतरनाक कार्य होते हैं, खतरनाक कार्य मतलब जैसे बड़ी बड़ी खदानें होती हैं। ठीक है, जैसे कोयला खदानें हो गई आपकी, जहाँ पे विस्फोटक आइटम्स बनते हैं, जहाँ पे औजार वगैरह बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं का कार्य करना वर्जित किया गया। पहले के ज़माने में होता था कि वहाँ पर भी उनको रखा जाता था, जैसे अगर कोयला खदानें हैं वहाँ पे उनको भी रखा जाता था। तो फिर 1952 में ये नियम बना कि महिलाओं को अन्य खतरनाक कार्यों में लगाने के लिए खनन तथा खान चाहे कोई का भी हो, चाहे वो हीरा का खान हो, चाहे वो कोयला का हो, चाहे वो सोना का हो, किसी का भी हो, खानों में खतरनाक कार्यों में लगाने के लिए ये प्रतिबंधित किया गया। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट हमारा था कि दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज निरोधक अधिनियम ये हुआ कि पहले के ज़माने में या फिर अभी भी ऐसा कहीं कहीं होता है कि दहेज लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं। ठीक है,
तो इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया, ये नियम बना कि दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों कानूनन तौर पे दंडनीय अपराध है। ये कानूनी रूप से अपराध माना गया है। जो दहेज देने वाला है वो भी अपराधी है और जो दहेज लेने वाला है वो भी अपराधी माना गया है। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा कानून बना महिलाओं के लिए वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक्ट। ठीक है। इसमें क्या था कि जैसा आप सभी जानते हैं ना कि हमारे भारत देश को पुरुष प्रधान देश कहा गया है ना। अगर किसी भी समाज में, किसी भी घर पे अगर आज भी ऐसा देखा गया है कि पुत्र की इच्छा सभी करते हैं, कहते हैं ना कि पुत्र हमारा वंश चलाता है ना। और पहले तो ये भी होता था कि अगर जिस घर में पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्रियां हैं, लड़कियां हैं, तो जो उनका पैतृक संपत्ति की जो अधिकारी हुआ करते थे तो वो उनको नहीं मिलता था। ठीक है। ये कहा गया था कि जिस घर में पुत्र है वंश को वही चला सकता है, जो माता पिता की पैतृक संपत्ति है उसमें उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुत्र का होता है, पुत्रियों का नहीं, क्योंकि उनका विवाह दूसरे घर में कर दिया जाता है तो वो पराई हो जाती है, उनका फिर यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है। पर ऐसा नहीं था। क्योंकि पुत्र जितना उस हकदार है उससे पैतृक संपत्ति का, उतने ही हकदार पुत्रियां भी हैं। तो ये नियम बना 1956 में, 1956 में ये नियम बनाया गया कि जितने हकदार पुत्र होते हैं अपने माता पिता की संपत्ति में, उतनी हकदार पुत्रियां भी होती हैं अपने माता पिता की संपत्ति में, बराबर की हकदार होती हैं। अगर पुत्र पुत्रियां दोनों हैं तो दोनों को बराबर अधिकार है, दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट कानून है वो है अश्लील चित्रण अधिनियम। अश्लील चित्रण मतलब ये होता है कि बहुत सी जगह है या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि महिलाओं की अश्लील चित्र मतलब अश्लील फ़ोटो वो अगर सोशल मीडिया पे अपलोड करना या उनकी अश्लील वीडियो बना के या फ़ोटो लेके उनको ब्लैकमेल करना, ये भी अपराध है। कानूनी तौर पे ये भी अपराध माना गया है। फिर हमारा नेक्स्ट जो कानून बना था वो था MTP एक्ट, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये तो आप लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि होता क्या है, कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम है ना। ये कब पास हुआ था? ये पारित हुआ था 1971, पास हुआ था 1971 में। ठीक है। मतलब कि जो MTP एक्ट है, चिकित्सीय समापन अधिनियम है, इसमें क्या था कि 1971 में ये पास किया गया था कि ऐसा बहुत जगह होता था कि पुत्र की इच्छा में अगर गर्भ में पल रहे जो पुत्री होता है उनका अबॉर्ट कर दिया जाता था, मतलब एबॉर्शन कर दिया जाता था। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए MTP एक्ट बनाया गया कि जिसमें अगर कोई भी जाके एबॉर्शन करा सके, ऐसा नहीं था, वो कानूनन अपराध ही माना गया है। तो MTP एक्ट में तो ये भी था कि अगर किसी को जेन्युइन रीज़न है एबॉर्शन कराना, ठीक है, जैसे अगर किसी मदर की जान को खतरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो ऐसी कंडीशन में वो MTP एक्ट के तहत एबॉर्शन करा सकती थी। अगर किसी का रेप हुआ है इसके तहत अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो तो जाके वो नॉर्मली, चाहे भले ही जो गर्भ में पल रहा जो शिशु है भले वो स्वस्थ है, तो ऐसी कंडीशन में जाके एबॉर्शन करा सकती थी। तो इसके लिए भी एक एक्शन मतलब एक अवधि है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भले ही चाहे किसी भी कंडीशन से अगर प्रेगनेंसी कंसीव है, अगर आपको उसका एबॉर्शन कराना है तो उसके लिए भी एक सप्ताह, जैसे 20 सप्ताह, अगर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी है तभी आप जाके इसके दौरान ही आप एबॉर्शन करा सकते हैं। जो यह नियम है वह 1971 में बनाया गया था और 1972 में एक्शन में आ गया, मतलब 1972 में क्या हुआ, लागू हुआ। 1971 में बना था, 1972 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पूर्व की अवधि के दौरान मां के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जानबूझकर एबॉर्शन की प्रोसेस को प्रेरित करना क्या कहलाता है, ये किया जा सकता है इसमें। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो था वो है कि प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम। इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिंग परीक्षण को कानूनी अपराध माना गया।
पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि अगर गर्भ में पल रहा जो शिशु है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही ये पता कर लेते थे कि जो शिशु है वह लड़का है कि लड़की है। तो इसको टेस्ट कराना ये 1994 में ये एक्ट बना। इस एक्ट के तहत कि कोई भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फीटस का जो फीटस है उसका जेंडर जानना कानूनी अपराध है। फिर नेक्स्ट है समान वेतन अधिनियम। ये समान वेतन अधिनियम 1976 में ये एक्ट लागू हुआ। इसमें ये कहा गया कि इस अधिनियम में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिलाने पर जोर दिया जाता है। इसमें ये होता है कि जो पुरुष वर्ग है, ठीक है, अगर जिनका जितना वेतन उनको मिल रहा है, अगर किसी ऑफिस में या किसी कॉलेज में या फिर चाहे कोई भी काम हो, किसी कहीं पर भी हो, इसमें ये होता था पहले कि पुरुष को ज़्यादा पैसे मिलते थे, महिलाओं को कम मिलते थे। जैसे अगर कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो उस टाइम पे ये होता था कि नहीं, जो पुरुष है वो आपसे ज़्यादा कार्य करने में सक्षम है, तो जो उसको सैलरी है तो उसको ज़्यादा मिलती थी और महिलाओं को कम मिलता था। तो ये 1976 में ये अधिनियम बना कि समान वेतन अधिनियम, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट था फिर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम हेतु 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का संगठन किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम जो एक्ट है वो बना हमारा 2005 में। इसमें यह था कि घरेलू स्तर पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम हेतु यह अधिनियम बनाया गया। अगर घर में कोई घरेलू हिंसा होती है, मारपीट होता है, तो ये इसके लिए जो एक्ट बना वो बना 2005 में। इन सबके अलावा भी सरकारी क्षेत्र की नौकरियों तथा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम स्तर के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। ठीक है। तो ये था हमारा कि महिलाओं के लिए क्या क्या कानून बने हैं और किस किस सन में बनाए गए हैं। ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पूरा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम कल बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा महिला अधिकृतीकरण संविदा कार्यक्रम। ठीक है। महिलाओं के लिए और क्या क्या कार्यक्रम है वो चीज़ें हम आपको कल बताएंगे। ठीक है।